अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ लिए थे। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा था एसी थ्रू एंड कैपेसिटर। उसमें हमने ये चीज़ नोट की थी, देखी थी कि जब हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या वेरिएशंस आती हैं। वहाँ हमने ये देखा था कि हमारे पास जब हम एसी सप्लाई को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने की वजह से हमने ये देखा था कि करंट जो है वो लीड करता है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द वोल्टेज, ठीक है। और वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था वेव डायग्राम के थ्रू भी और फेजर डायग्राम के थ्रू भी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू एंड इंडक्टर। अब एसी थ्रू एंड इंडक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इंडक्टर बेसिकली क्या होता है। इंडक्टर आपके पास बेसिकली एक कॉइल होती है, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है वो सॉलिनॉइड ही हो सकता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि सॉलिनॉइड को हम क्या बोल सकते हैं कि वो इंडक्टर है। अब इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम एक जो है वो आयरन सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक थिक वायर लेते हैं और उसको उसके ऊपर बाउंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक इंडक्टर बन जाता है। अब थिक वायर लेने का मकसद क्या होता है, थिक वायर लेने का मतलब ये होता है कि जो वायर हमारे पास थिक होगी उसका एरिया हमारे पास वेरी लार्ज होगा, और एरिया को लार्ज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। हम ये किस फॉर्मूले से कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ से हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जिसकी थिकनेस आपके पास ज्यादा होती है, यानी उसका एरिया आपके पास ज्यादा होगा, वहाँ आपके पास उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। दैट्स व्हाई हम इंडक्टर को बनाने के लिए जो वायर यूज करते हैं वो क्या होगी, थिक वायर होगी। अब इसके बाद देखें, हमने जो टॉपिक है स्टार्ट करना है, हम यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं कि एक एसी सप्लाई लेंगे, इसको हमने क्या करना है, एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, और हम यहाँ पे जो करंट प्रोवाइड करेंगे वो सिनुसोइडली करंट होगा, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम। अब यहाँ पे हमने ये बात जो है वो नोट करनी है कि अगर हमने करंट यहाँ पे एसी सोर्स से ये प्रोवाइड किया है तो हमारे पास इस इंडक्टर के अंदर क्या चेंज आएगी। अब बेसिकली होगा क्या, जब यहाँ पे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो करंट होगा वो सिनुसोइडली वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ। यानी आपके पास अगर हम उस स्लोप को ड्रा करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वेव डायग्राम के थ्रू आपके पास करंट जो है वो इस तरह की वेरिएशन कर रहा होगा टाइम के लिहाज से। अब हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो इंडक्टर होगा, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये आने वाले करंट के अंदर जो चेंज होगी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एसी सप्लाई होती है, ठीक है, वो इंडक्टर को क्या करती है, अपोज करती है। यानी इंडक्टर जो होता है वो एसी सप्लाई को अपोज करता है, जो आने वाला उसके अंदर करंट है, ठीक है। अब उसके अंदर जो करंट होगा वो कम होगा, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये देखा था कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस थी वो भी हमारे पास सेम यही प्रोसेस था कि हमारे पास एक कॉइल थी जिसको हमने डीसी सोर्स या सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, वहाँ स्विच की मदद से हमने करंट को वेरी करवाया था। तो वहाँ हमने ये कहा था कि हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास एक कॉइल है, सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, तो यहाँ पे करंट फ्लो करने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। एक ही कॉइल है, उसी के अंदर आपके पास करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उस ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते थे EL इज इक्वल टू L डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। अब यहाँ पे उसने ये कहा कि इसके अंदर से जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो हम इस करंट को जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं ताकि इस सर्किट के अंदर से करंट जो है वो स्टेडीली फ्लो करता रहे। तो उसके लिए उसने ये कहा कि हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, ठीक है, वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज के अंदर। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू L डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हमने करंट की वैल्यू तो ड्रा कर दी है कि हमारे पास जो करंट है वो टाइम के लिहाज से किस तरह से वेरी कर रहा होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी वो
वजह से क्या देखना चाहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। ठीक है, अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम ये कह सकते हैं इसी इक्वेशन से, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को देखें, हम ये कहते हैं कि हमारे पास L जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा del I डिवाइडेड बाय del T। यहाँ पे हमने ये कहा कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो करंट को वेरी होते हुए हम फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम स्लोप ड्रा करेंगे। अब स्लोप बेसिकली क्या होता है, अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप बेसिकली टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और वो टेंजेंट थीटा आपके पास y बाय x एक्सिस के इक्वल होता है। अगर हम इसी फिगर को देखें तो x एक्सिस के अलावा हमारे पास टाइम है, y एक्सिस के अलावा हमारे पास क्या है, करंट है। तो बेसिकली आपके पास ये जो स्लोप होगा ये किसकी वैल्यू देगा, हमें वोल्टेज की वैल्यू देगा। अब यहाँ पे देखें, हम ये फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो I2 माइनस I1 है डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 है। तो हमें ये जो वैल्यू मिल रही होगी इन दोनों की रेशो से, वो किसकी वैल्यू मिलेगी, वो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम देखते कैसे हैं, हम इसी फिगर को देखेंगे वेव डायग्राम के थ्रू। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस करंट को टाइम के लिहाज से वेरी करते हुए हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। अब वो कर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लोप ड्रा करते हैं। और ये आपके पास जो फिगर आ रही है, जो वेव बन रही है, वो कर्विंग है। ठीक है, तो जो कर्विंग आपके पास शेप होती है, कर्व शेप का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, टेंजेंट ड्रा करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर भी हम ड्रा करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर भी ड्रा करेंगे। देन हम इनको मार्क कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि आपकी बुक के ऊपर उसमें नाम दिए हुए हैं OABCND। अब यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो हमें टेंजेंट जो है वो वर्टिकली दिखाई देगा। A के ऊपर अगर हम टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होगा। इसी तरह से हम टेंजेंट्स को अप्लाई करते जाएं तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट्स हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बनाए हैं, इनका फायदा क्या होता है, कर्विंग शेप के अंदर अगर आपके पास जो टेंजेंट है अगर वर्टिकली बन रहा हो तो वहां आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। हम वैल्यू किसकी चेक करना चाहते हैं, हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप बन रहा है वो वर्टिकली है, तो वर्टिकली जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की वो यहाँ पे होगी। देन देखें, हम ये कहते हैं कि वहां पे वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह से जहां आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जब आपके पास टेंजेंट आए तो वहां हम ये कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूं ड्रा करेंगे उस पॉइंट को। अगेन आप देखें बी पॉइंट के ऊपर आपके पास जो स्लोप है फिर वर्टिकली है, तो वर्टिकली होने की वजह से आपके पास फिर जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो ज्यादा हो जाएगी। एंड देन इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब हम हमारे पास ये जो नई वोल्टेज की वैल्यू आई है इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट P Q R S T। ठीक है, अब देखिए इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम पेयर्स को देखें, ठीक है, ये हमने जो वोल्टेज की कर्व है वो किसको देखते हुए ड्रा की है, हमने इस इक्वेशन को देखते हुए ड्रा की है कि करंट जो है अगर टाइम के साथ वेरी करता है तो हमने उन पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर, सॉरी करंट के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रा किए। और टेंजेंट्स के मदद से हमने क्या किया, क्योंकि कर्व जो आपके पास शेप होती है वहां पे स्लोप को फाइंड करने के लिए आप टेंजेंट ड्रा करते हैं। जो टेंजेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रहे होते हैं वहां आप कहते हैं कि आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, और जहां वर्टिकल होंगे वहां वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होती है। अगर हम पेयर्स को देखें, यहाँ पे दोनों कर्व्स, ये आपके पास कर्व आएगी, ये आपके पास वोल्टेज के लिए आ जाएगी, और ये कर्व आपके पास जो पहले से है वो किसके लिए है, वो करंट के लिए है। अगर हम यहाँ पे देखें इन पेयर्स को तो पॉइंट O के ऊपर हमारे पास करंट क्या था, 0 था, जबकि वोल्टेज वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। यानी O और P पॉइंट के ऊपर आपके पास आपने ये देखा कि करंट के अंदर आपके पास करंट की वैल्यू 0 है, जबकि वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन से, इस फिगर से हम ये बात वादा करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है देन करंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज है, कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री या फिर π/2 एंगल के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी।
वेव डायग्राम के बाद हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो इंक्रीजिंग क्वांटिटी होती है हम उसको यूं शो कर सकते हैं कि आपके पास करंट जो है वो लैग कर रहा था और आपके पास जो वोल्टेज है वो लीड करता है, तो हम ये कहेंगे कि वहां पे एंगल कितना था 90 डिग्री या फिर π/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हम एक्सिस ड्रा करते हैं और वहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको हम शो करते हैं। तो वहीं पे हमने ये बात कही कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। ये बात तो क्लियर होगी कि जब हम किसी भी इंडक्टर को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो वोल्टेज है वो लीड करती है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द करंट। अब हम यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे यूज किया है इंडक्टर, तो इंडक्टर की भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। उस अपोजिशन को हम नाम देते हैं रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है, और रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से। क्लियर हुआ? इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये आपके पास रेशो होती है रूट मीन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट मीन वैल्यू ऑफ द करंट, V रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय I रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आती है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L के इक्वल आती है। ठीक है, और ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है 2π f के इक्वल होता है, और L एज इट इज आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, जो रिएक्टेंस होती है इस इंडक्टर की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स इसके अंदर पास कर रही होती हैं उतनी ही ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। जितना उसके अंदर कम करंट जो है वो फ्लो करेगा उतनी ही उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ये कहा, इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है, XL। इसी तरह सेम एज इट इज हमने पीछे पढ़ा था AC थ्रू एंड कैपेसिटर, तो वहां पे भी हमने देखा था कि XC जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा C के इक्वल होती है, और वो आपके पास किसके इक्वल होता है, C/2π f के इक्वल। तो वहां हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखा था, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास इनवर्सली रिलेशन होती है, रिलेशन रखती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो दोनों केसेस में अगर हम देखें तो आपके पास जो है रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर किसी भी सर्किट के अंदर ये तीनों कनेक्ट हो तो सिर्फ जो रेजिस्टेंस बाकी रहती है वो AC थ्रू आर रेजिस्टर के क्रॉस ही रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो आपके पास पावर जो होती है वो हमेशा डेसिपेट होती है इन केस ऑफ रेजिस्टर। हमारे पास इंडक्टर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर जो है वो पावर डेसिपेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हमने वेव डायग्राम को शो किया है तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्वार्टर साइकिल जो आपके पास बनता है, इसमें हम क्या करते हैं, AC सप्लाई से एनर्जी इंडक्टर को दे रहे होते हैं। ठीक है, और फिर इंडक्टर क्या करता है, उसको यूटिलाइज करने के बाद अपनी एनर्जी दोबारा वापस किसको दे देता है, सोर्स को देता है। तो आपके पास ये हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। अगेन फिर आपके पास वही एनर्जी जो है वो सोर्स दोबारा से इंडक्टर को देगा। तो इसी तरह से आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम इंडक्टर को दे रहे होते हैं वही इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि वहां पे कोई चेंज नहीं आता एनर्जी के अंदर, पूरे साइकिल के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से उसने ये कहा कि आपके पास जो इंडक्टर कॉइल होती है वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती। ठीक है, और ऐसी जो आपके पास कॉइल्स होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं चोकर। ठीक है, उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।